वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 17 जुलाई 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। इसके पहले कि हम अपने पहले क्वेश्चन पर आगे बढ़ें, मैं 2 मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहूँगा और उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। कल क्वेश्चन नंबर 9 को बताते वक्त मैंने इसका सही जवाब आपको सी बता दिया था। यद्यपि इसका सही जवाब बी स्लाइड पर अवेलेबल था, लेकिन बताते वक्त मैंने गलती की थी। इसका जो सही जवाब है वो बी है 3, 2 and 1। हाइट के हिसाब से आपको सबसे पहले माउंट एवरेस्ट मिलेगा, देन K2, उसके बाद कंचनजंगा मिलेगा। उसके पहले के एक सेशन में जब मैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के बारे में बता रहा था तो मैंने गलती से उन्हें बाल्कन कंट्री बता दिया था। दोज आर एक्चुअली बाल्टिक कंट्रीज, नॉट बाल्कन कंट्रीज। ठीक है, तो इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हिमालयन वियाग्रा के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये दुनिया का एक कॉस्टलीस्ट फंगस है, मतलब काफ़ी महंगा है, और अपनी एफोर्डियासिक और रिजुवेनेशनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, मतलब इसका इस्तेमाल कामोत्तेजना के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि IUCN ने हाल ही में इसे वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये चाइना, भूटान और नेपाल में तो पाया जाता है, लेकिन इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने इसे न्यूज़ में पढ़ा है तो आप अपना सही जवाब सोच चुके होंगे। सही जवाब 1 and 2 ओनली है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी सही है, अभी से वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है बिकॉज ये हिमालयन और जो तिब्बतियन प्लेटू है, हिमालयन रीजन और तिब्बतियन प्लेटू का एंडेमिक है। इस लिहाज से ये चाइना, भूटान, नेपाल और इंडिया, इन चारों ही देशों में पाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसी लिहाज से गलत है बिकॉज दिस इज एंडेमिक टू हिमालयन रीजन एंड तिब्बतियन प्लेटू। इंडिया में प्राइमरली ये उत्तराखंड में पाया जाता है, हाल फिलहाल में वल्नरेबल कैटेगरी में गया है। पिछले 15 सालों में इसका स्प्रेड 30% तक कम हुआ है। ये एक प्रकार का फंगस है और काफ़ी महंगा भी होता है। जो अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि बस्तर हिल मैना, जो कि छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है, कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शंस हैं बेटला नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क या फिर इंद्रावती नेशनल पार्क। अगर आपको पता होगा तो ही आप बता पाएंगे बिकॉज यहाँ पर गेस थोड़ा कम काम करेगा। सही जवाब इसका सी है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में आपको बस्तर हिल मैना मिल जाएगी, जो कि दूसरे जीवों की या इंसानों की आवाज़ को कॉपी करने में माहिर होती है, और ये छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड भी है। हालांकि ये मैना न्यूज़ में नहीं थी, न्यूज़ में था कांगेर वैली नेशनल पार्क। इस पर एक दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए क्वेश्चन रखा गया। कांगेर वैली नेशनल पार्क न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज हाल फिलहाल में रिसर्चर्स ने वहाँ पे एक प्रकार के फंगस को खोजा है या फिर पाया है, जिसे ऑफियोकॉर्डाइसेप्स न्यूटन्स कहा गया। सेंट्रल इंडिया में इसे पहली बार पाया गया कांगेर वैली नेशनल पार्क में, जो कि बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में। इसके पहले ये केवल वेस्टर्न घाट में ही देखा गया था। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क पर दूसरी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। नेशनल पार्क का स्टेटस इसे 1982 में मिला। ये अपना नाम कांगेर रिवर से या कांगेर रिवर से डिराइव करता है, जो कि बस्तर के रीजन से फ्लो करती है। यहाँ पर आपको ह्यूमिड डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट मिल जाएंगे। साल, सागौन, टीक और बम्बू के पेड़ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं। जो ये नेशनल पार्क है ये बस्तर हिल मैना के लिए जाना जाता है, जो कि ह्यूमन वॉइस को कॉपी करने में काफ़ी माहिर होती है। यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड लाइमस्टोन केव्स भी मिल जाएंगी। अगला प्रश्न ग्राउंड ऑर्चिड के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये स्पीसीज ओरिजिनली उत्तराखंड में पाई जाती है और IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर की गई है। दूसरा ये है कि इसे अभी रीडिस्कवर किया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 118 सालों के बाद। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सही जवाब होगा A, 1 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है बिकॉज इसे रीडिस्कवर किया गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 118 साल बाद किया गया है, ये तो ट्रू है। एक्चुअली में इसे लास्टली रिकॉर्ड किया गया था पीलीभीत में 1902 में। 2 प्रकार के ऑर्चिड्स को रिसेंटली पाया गया है, टाइगर ऑर्चिड और ग्राउंड ऑर्चिड। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में कई सालों के बाद देखे गए हैं। जो टाइगर ऑर्चिड होता है उसका जो कलर होता है वो टाइगर की तरह होता है, दैट्स वाई इसे ये नाम दिया गया है। अगर आप ग्राउंड ऑर्किड की बात करें, आप इसे ऑर्किड बोल सकते हैं, ऑर्चिड बोल सकते हैं। इसे दुधवा टाइगर रिजर्व में रीडिस्कवर किया गया है। उत्तराखंड में ओरिजिनली आपको ये मिलता है। वाइट फ्लावर्स इसमें होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो अगला प्रश्न है वो मैट फॉल्ट के बारे में है। मैट फॉल्ट
न्यूज़ में देखा गया है ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ पर मिलेगा? आपके पास ऑप्शंस हैं मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, आसाम या फिर कश्मीर। बताइए कहाँ पर? ये न्यूज़ में था और आपको आइडेंटिफाई करना है अपना ऑप्शन। सही जवाब ए है, मिजोरम में ये आपको फॉल्ट मिलेगा। आप याद भी रख सकते हैं मैट फॉल्ट एम से स्टार्ट हो रहा है और मिजोरम भी एम से स्टार्ट हो रहा है। अब हाँ, मेघालय आ जाएगा तो परेशानी बन जाएगी, मिजोरम याद रहेगा तो और भी बेहतर है, नहीं तो एटलीस्ट एम तो पता ही रहे। देखिए, मिजोरम में जो स्कैरी अर्थक्वेक्स कई बार आते हैं उसके लिए अभी ये बताया गया कि जो सबटेरेनियन फॉल्ट्स हैं, एक तो है चूराचंदपुर माओ फॉल्ट जिसे सीएमएफ कहा जाता है और दूसरा है मैट फॉल्ट। इन दोनों की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। जो मैट फॉल्ट है वो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट आपको मिजोरम में मिलेगा, जो कि मैट एक रिवर है उसके नज़दीक में है, दैट्स वाई ये अपना नाम यहाँ से ड्राइव करता है। जो फॉल्ट्स होते हैं वो एक्चुअली में अर्थ के क्रस्ट के बीच का एक क्रैक होता है या डिसकंटिन्यूटी होती है, उनमें स्लिपेज की वजह से चाहे वो वर्टिकल हो या लैटरल हो, इस प्रकार के अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को 1986 में सेट किया गया था या सेटअप किया गया था, जो कि क्राइम एंड क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी की तरह फंक्शन करता है। दूसरा स्टेटमेंट एनसीआरबी के बारे में है। कहा गया है कि एक प्रकार का ऑनलाइन डेटाबेस है जिसे 2009 में स्टार्ट किया गया था। ये स्कैटर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है उसे इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा देता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। यहाँ पे अगर आप दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो क्राइम रिकॉर्ड को देख के ऐसा लगता है कि एक प्रकार का ऑनलाइन डेटाबेस हो सकता है, लेकिन अगर आप ब्यूरो वर्ड को पकड़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्यूरो का मतलब होता है केंद्र या फिर कार्यालय या ऑफिस भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर ये कोई ब्यूरो है, कोई कार्यालय है, तो ऑनलाइन डेटाबेस कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत अनयूजुअल होगा, इस हिसाब से आप इसे गलत कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात करें, ग्रिड, तो ग्रिड का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपस में इंटरलिंक्ड हो। तो इंटरलिंक किया जाता है स्कैटर्ड चीज़ों को। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसके लिए दी गई है। तो इस लिहाज से ये दो के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। इनफैक्ट दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। सही जवाब होगा डी, नीदर वन नॉर टू। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने अभी एनसीआरबी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसके तहत वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस एफआईआर और स्टोलन व्हीकल्स का तैयार करेंगे। नेटग्रिड को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005 से भी एग्जेम्प्ट किया गया है। आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन को डिमांड नहीं कर सकते। 10 सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो यहाँ का डेटा एक्सेस कर सकती हैं। छठा क्वेश्चन न्यू वाइस के बारे में है। हाल फिलहाल में मीडिया में देखा गया, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है ये, एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड है, कॉमेट है या फिर नेचुरल सैटेलाइट है वीनस का? अपना सही जवाब बताइए। एक प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होगा तो बता पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक प्रकार का कॉमेट है। देखिए, हाल ही में एक कॉमेट डिस्कवर किया गया नासा के टेलीस्कोप के द्वारा, जिसे C2020 F3 नाम दिया गया। इसे ही न्यू वाइस भी कहा गया। ये अर्थ के काफ़ी नज़दीक से जुलाई 22 को गुजरेगा। एक प्रकार का कॉमेट है। कॉमेट डर्टी स्नोबॉल्स होते हैं जहाँ पर आपको डस्ट, रॉक्स और आइस मिल जाएंगे। जब सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर एगो बना था तो जो रेमिनेंट रह गए थे वही कॉमेट के तौर पे अभी भी एग्जिस्टेंस में है। ये लैटिन वर्ड कॉमेटा से निकला है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर्ड, क्योंकि इसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर वाटर वेपर्स होते हैं ये एक लंबी सी पूंछ बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं। कॉमेट को फॉर द फर्स्ट टाइम 1059 BC में एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा देखने का दावा किया गया था। ये 1 मील से कई मील चौड़े या लंबे हो सकते हैं। ये सन के नज़दीक जब भी जाते हैं तो इनके जो डेब्रिस होते हैं, डस्ट या गैसेस, वो एक गैस नुमा आकृति बना लेते हैं, लंबी सी खिंची हुई आकृति। इससे ऐसा लगता है कि इनके पास एक पूंछ है या फिर लंबे बाल हैं। और ये जब कई बार उसके नज़दीक से गुजरते हैं तो धीमे धीमे ये इवेपोरेट होकर ख़त्म भी हो जाते हैं। कई बार ये जो इनका डेब्रिस होता है वो काफ़ी दूरी तक, बहुत कई माइल्स तक फैला हुआ होता है। इनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, बल्कि ये सनलाइट के वजह से ही चमकते हैं। इनका एक सर्टेन पाथ भी हो सकता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने का, या अनसर्टेन पाथ भी हो सकता है। जो अगला प्रश्न है वो इटोलीजुमाब के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रकार का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग है जिसे
बायोकॉन ने मैन्युफैक्चर किया है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम CRS के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से हम कोविड-19 के पेशेंट्स को क्योर कर पाएंगे या उन्हें क्योर करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी हमें। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, बताइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसे बायोकॉन ने डेवलप किया है। एक प्रकार का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़ की तरह ही वर्क करते हैं। जब भी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आ जाता है तो वो उससे बिल्कुल वैसे ही लड़ते हैं जैसे एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी की लड़ती हैं। इटोलिजुमाब जो है उसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम किसी भी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ये बॉडी में साइटोकाइन की ज़्यादा रिलीज की वजह से होता है। साइटोकाइन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब ये अधिक मात्रा में बॉडी में रिलीज हो जाता है तो कई तरीके की प्रॉब्लम बॉडी में शुरू हो जाती है। सिर दर्द या इन्फ्लेमेशन या जो जलन होती है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम कहा जाता है। इसे सही करने के लिए इस बीमारी ये जो मेडिसिन है इटोलिजुमाब उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोविड-19 के समय में भी ये समस्या देखने को मिलती है तो ये मेडिसिन कारगर हो सकती है। जो अगला प्रश्न है वो सह्याद्री मेघा के बारे में है। सह्याद्री मेघा न्यूज़ में देखा गया, क्या है ये? न्यू वैरायटी है, किसकी आपसे पूछा गया? कॉफ़ी, ऑयल सीड, पैडी या फिर कोकोनट, बताइए। वैसे आपको लगेगा फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन आप यहाँ पर एक गेस लगा सकते हैं। सह्याद्री मेघा, मेघा वर्ड का अगर आप मतलब जानते हो, आपको ये पता है कि कोई क्रॉप ही है ये, तो ये कौन सी क्रॉप हो सकती है? मेघा का मतलब या मेघ का मतलब बादल होता है, मतलब बारिश, बादलों से बारिश होती है। तो इनमें कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है? वैसे तो शुगर केन को भी होती है बट शुगर केन यहाँ ऑप्शन में है नहीं। तो इनमें आपको पता हो तो पैडी को काफ़ी ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। अगर आपको बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तब इतना तो पता होगा कि जो पैडी होता है या चावल होता है, धान होता है, उसे पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मेघा है तो ये पैडी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आप यहाँ से एक स्मार्ट गेस लगा सकते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये पैडी की एक वैरायटी है। वैसे यूपीएससी देखिए जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर तो वो कन्वेंशनल वैरायटीज़ भी पूछ लिया करते हैं, जो न्यूज़ में नहीं है वो भी, ये वैरायटी किसकी है। यूपीएससी तो ऐसा नहीं करती, वो किसी क्रॉप की कन्वेंशनल वैरायटी नहीं पूछती। लेकिन अगर कोई वैरायटी न्यूज़ में है या फिर हाल फिलहाल में डेवलप की गई है तो आप उसके लिए तैयार रहिए, प्रश्न बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेस ने अभी सह्याद्री मेघा नाम की एक नई पैडी वैरायटी को डेवलप किया है। ये रेड राइस की एक वैरायटी है जिसमें ब्लास्ट डिसीज़ को सहने की काफ़ी क्षमता है। ब्लास्ट डिसीज़ में फंगस लग जाते हैं, पूरा पौधा बर्बाद हो जाता है। काफ़ी न्यूट्रिएंट भी होता है इसमें, मतलब एलर्जी की संभावना नहीं रहती। इन्फ्लेमेशन को ये कम कर सकता है, कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकता है, वेट मैनेजमेंट में भी कारगर होगा। प्रोटीन कंटेंट 12.48% है जो कि बाकी राइस वैराइटीज़ से ज़्यादा है और इसमें आपको उपज भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, जो अगला प्रश्न है ये मैपिंग पर है। आपको इन नदियों को साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करना है इनके ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब ये जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं उसके बेसिस पे। यहाँ पर आप इस ई को क्रॉस कर दीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं साल्वीन, मेकोंग, यांगसे, येलो। यांगसे, येलो, साल्वीन, मेकोंग, येलो, यांगसे, साल्वीन, मेकोंग, मेकोंग, साल्वीन, यांगसे, येलो। अगर आपने मैप में रिवर का पार्ट तैयार किया है तो आपके लिए जवाब आपका तैयार हो चुका होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको सबसे पहले साउथ में साल्वीन मिलेगा, देन मेकोंग, देन यांगसे, देन येलो। मैप में देखेंगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट आपको दिख रहा है ये साल्वीन रिवर का है। यहाँ पे देखिए ये नाम लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपको दिख रहा है ये मेकोंग रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये यांगसे रिवर का ओरिजिन पॉइंट है और ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये येलो रिवर का है। तो इस लिहाज से सबसे साउथ में आपको साल्वीन मिलेगा, देन यहाँ पर आपको मेकोंग मिलेगा, यहाँ पर यांगसे और उसके बाद येलो। तो ये सीक्वेंस होगा ए। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये दो नदियां हैं, ये किस देश में जाकर डोमिनेट करती हैं? इजिप्ट, यमन, इराक और यूएई। बताइए क्या है सही जवाब? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। मैं बता देता हूँ, इराक इज़ द करेक्ट आंसर। इराक में ये दोनों रिवर्स जाके बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों का ओरिजिन इराक में नहीं है। ओरिजिनेट तो ये टर्की में होती हैं लेकिन ये डोमिनेट जाके इराक में करती हैं। मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए दो की दोनों रिवर्स यहाँ पे टर्की में ओरिजिनेट हो रही हैं। ये यूफ्रेट्स रिवर है और ये टिग्रिस रिवर है। इसके बाद इनका थोड़ा सा हिस्सा सीरिया में आता है लेकिन इनकी जो सबसे ज़्यादा लेंथ आपको मिलेगी यूफ्रेट्स की और टिग्रिस की वो इराक में ही मिलेगी। तो ये काफ़ी डोमिनेटिंग होती हैं इराक में। इराक में आकर ये एक जगह पर
मिल जाती हैं और इसके बाद ये पर्शियन गल्फ में एक कंबाइंड एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती हैं। इराक में ये सत अल अरब नाम की जगह पर इकट्ठा होती हैं, मिल जाती हैं। इनका ओरिजिन टर्की में है, लेकिन ये डोमिनेट सीरिया से होते हुए आती हैं और इराक में करती हैं। देखिए, इराक को हिस्टोरिकली मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया शब्द का मतलब ही होता है दो नदियों के बीच की ज़मीन को मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो जिन दो नदियों की बात कही गई है मेसोपोटामिया वर्ड में, वो एक्चुअली में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी ही हैं और इन्हीं नदियों की वजह से ही यहाँ की जो सभ्यता थी उसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इस लोकेशन को मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो ये तो हमने दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कुछ कोर्सेज ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको एशिया की सारी लेक्स तैयार रखनी है, उनसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।